अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की उस आग की लपेट में है जिसे बुझाने के लिए अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 2 दहाइयों से कुर्बानियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नवाही इलाके में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका जिसमें बेगुनाह नमाजी शहीद हुए। ये सिर्फ एक और सानहा नहीं है बल्कि कौमी सलामती का एक संगीन सवाल है। इससे पहले कोयटा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज की जानिब से किए गए हमले इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि दहशतगर्दी एक बार फिर मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर रही है। ये वाक़यात महज इत्तफाक नहीं है बल्कि एक मुनज़्ज़म और प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नजर आते हैं जिसमें पाकिस्तान को दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करने की नापाक साजिश की जा रही है। ISPR के मुताबिक 4 और 5 फरवरी को KPK में 2 मुख्तलिफ झड़पों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। बलूचिस्तान में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 200 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जाना इस बात का सबूत है कि सिक्योरिटी इदारे न सिर्फ मुतहरिक हैं बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम भी बना रहे हैं। ये कार्रवाइयां अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत हो रही हैं जिसका जो मकसद है वो महज रद्द अमल नहीं है बल्कि दहशतगर्दी के पूरे नेटवर्क का जड़ से खात्मा है। पाकिस्तान को मुसल्लत की गई ये प्रॉक्सी वॉर जिसमें दहशतगर्दों को फंडिंग और तरबियत फराहम की जा रही है, ये एक खुली हकीकत है। भारतीय और अफगान मीडिया पर बलोचिस्तान के हवाले से मुनज़्ज़म झूठा गुमराहकुन प्रोपेगेंडा इस बात का वाज़ेह सबूत है कि दहशतगर्दी में फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान मुलव्विस हैं। अफगान अबूरी हुकूमत ने आलमी बिरादरी से वादा किया था कि अफगान सरजमीन किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर जमीनी हकायक इसके बरक्स हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल एक नाकाबिले तरदीद हकीकत बन चुकी है। और दूसरी जानिब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून अब किसी से ढका छुपा नहीं है। भारत ने अपने दिफाई बजट में 15% इजाफा करके इसे 85 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। ये इजाफा महज दिफा के लिए नहीं है बल्कि खित्ते में इंतहा पसंदी और प्रॉक्सी जंगों के फरोग के लिए है। ये सवाल अब नागुज़ीर हो चुका है कि क्या अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द अनासिर से लाइल्म है? क्या आलमी दुनिया भारत के फॉल्स फ्लैग और जंगी जुनून से लाइल्म हो चुकी है, या ये खामोश रजामंदी है जिसके नताइज पाकिस्तान भुगत रहा है? अब दहशतगर्दी के सबसे जो मकरू पहलू है खवातीन और बच्चों का बतौर खुदकुश बमबार या सहूलतकार इस्तेमाल करना, ये अमल ना सिर्फ मजहबी और इखलाकी इक़दार की सरी खिलाफ वर्जी है बल्कि इस बात का सबूत है, ऐलान भी है कि दहशतगर्द किसी हद, किसी उसूल और किसी भी इंसानियत को नहीं मानते हैं। कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के नवाही इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात एक खतरनाक पैगाम दे रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि सिक्योरिटी इदारे कैसे इसे रोक ना सके, बल्कि असल सवाल तो ये है कि क्या दाखिली सियासी महाजराई ने कौमी यकजहती को कमजोर कर दिया है? क्या कौमी सलामती का बयानिया सियासत की नजर हो चुका है? क्या सियासी जमातें खुलकर रियासती जो मौक़िफ़ है उसके साथ खड़ी हैं? इस नाजुक वक्त में सियासी पॉइंट स्कोरिंग रियासती बयानिए को कमजोर करने के मुतरादिफ हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि कौम की इज्तिमाई सोच, इत्तेहाद और एतमाद चाहिए होता है। तारीख इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फौज की ताकत से नहीं बल्कि अवामी हिमायत से जीती है। आज एक बार फिर सिक्योरिटी इदारों को उसी एतमाद की, ताउन की, इखलाकी हिमायत की जरूरत है। ये वक्त इख्तलाफ का नहीं है, इत्तफाक़े राय का है। ये वक्त सियासत का नहीं है, रियासत के साथ खड़े होने का है। दहशतगर्दी की ये नई लहर एक आजमाइश है, रियासत के लिए भी, कौम के लिए भी, हम सब के लिए। दुश्मन बड़ा वाज़ेह है कि उसके जो अज़ाइम है वो किसी से ढके छुपे नहीं है, अयां हैं और उसके हथकंडे बेनकाब हो चुके हैं। अब तो फैसला हमें करना है कि हम इंतशार का शिकार होते हैं या फिर इत्तेहाद की दीवार बनकर इस तूफान का डट कर मुकाबला करते हैं। मई 2025 की तरह इस बार भी दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी, बशर्ते कि रियासत, इदारे, सियासत और अवाम एक सफ में खड़े हों। इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे मौजूद मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, दहशतगर्दी की एक नई लहर जो उठ रही है, अभी कोयटा के बाद वफाकी दारुल हुकूमत के करीब हमला किया गया, क्या पैगाम दिया जा रहा है? देखिए फिर डॉक्टर फिजा, बात यह है कि पैगाम बड़ा क्लियर है कि दुनिया को मैसेज देना वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट सॉफ्ट। जो हमने एक इमेज क्रिएट किया हुआ था, क्रिकेट की टीमें आ रही हैं, अभी आपके सामने सेंट्रल एशियन के 2-3 प्रेसिडेंट आए हैं, उससे पहले और डेलीगेशन आ रहे हैं। दे डोंट वांट कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में जाए, और जिसकी वजह से आपने बलूचिस्तान में भी देखा 216 में टेररिस्ट मारे हैं। और उसके बाद अभी आपके सामने यहाँ ये KPK में आपने देखा कि हमने
औरंगजेब एजेंसी में और खैबर एजेंसी में 24 टेररिस्ट को वहां मारा फौजियों को, और उसके बाद ये धमाका हो गया ईमान बारगाह के अंदर। लेकिन देखना ये है कि ये क्यों किए जा रहे हैं। द पर्पज इज कि पाकिस्तान को जितना डिस्टेबलाइज कर सकते हैं उतना हम डिस्टेबलाइज करें। पाकिस्तान को जो एक इंडिया को हमने मार के हक में जो जीत पूरी तरह शिकस्त दी है, वो शिकस्त को नहीं भूले हैं, अपने प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब एक नया नेक्सिस जो बन गया है भारत का, इसराइल का, और उसके बाद ये तालिबान, तहरीक तालिबान का, आई थिंक ये बड़ा खतरनाक नेक्सिस है। और जो जिस तरीके से ये इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ये देखा कि जो कोयटा में मारे गए हैं टेररिस्ट, उनके पास से कम 10-12 लाख रुपए की इक्विपमेंट और वेपन्स थे एक एक इंडिविजुअल के पास। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये कितना खतरनाक एक खेल खेला जा रहा है, जिसमें M4 M16 राइफल्स हैं, उसके बाद उनकी नाइट विजन गॉगल्स हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं, वायरलेस सेट्स हैं, दे वर फुली लोडेड। इवन उनके ड्रेसेस बड़े महंगे थे। तो इसके लिए आप देखें, ये जो कुछ भी, और फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जिस प्रोफेशनल तरीके से इनको हैंडल कर रही हैं, और आज भी इतनी जल्दी जाके इवैक्यूएशन हुई, जो कुछ भी हो गया, बात आई पर्सनली थिंक पाकिस्तान हैज टू टेक नाउ अ डिसीजन। और वो मैं आई स्ट्रांगली फील कि हमें एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इमीडिएटली मीटिंग करनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, इवन टुमारो। और वहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लें कि हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस, ये जो फास्ट इमर्जिंग सिचुएशन हुई है, जिसमें आपके सारे जाहिर है कि सारे इंपॉर्टेंट लोग बैठते हैं और बैठ के और वह फैसला किया जाए कि हमने इसको इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे हैंडल करना है। नंबर एक, हमने टेररिस्ट को कहते जो काइनेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं वो तो हम करते रहेंगे, इनको मारते भी रहेंगे, देयर इज नो डाउट, कुर्बानियां भी देंगे, शहादतें भी देंगे। देन वी हैव टू टेक इट टू लॉजिकल कंक्लूजन। अफगानिस्तान में जो कुछ इंडियन प्रॉक्सीज वहां बैठी, वो इंडियन जो बैठे हुए वहां पर, जो इनको हैंडल कर रहे हैं, जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वी हैव टू सॉर्ट देम आउट। और ये अब हमें एक नेशनल कंसेंसस में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिसाइड करने के वहां जाके कौन से टारगेट्स हमने वहां पर एंगेज करने हैं, ड्रोन से, सर्जिकल स्ट्राइक से, ताकि उनको हम बताएं कि अगर इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और स्टेट ड्रामा करके एक हमसाया न्यूक्लियर मुल्क पे इतना बड़ा हमला कर सकता है, आई थिंक यू हैव ऑल द राइट टू गो टू अफगानिस्तान, जहां इनके लोग बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप है, कमांडर्स, फैसिलिटेटर्स, हैंडलर्स, दे नीड टू बी सॉर्टेड आउट। और ये हमारा राइट है कि जहां से आएंगे उधर ही उसी घुस के मारेंगे। आई थिंक वी हैव टू डू इट, वी शुड वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है। अच्छा सर, ये जो सियासी महाजराई है, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि कौमी एकजहती का सबूत देने की हमें ज़रूरत है। तो सियासी महाजराई होती है इस हद तक, उससे भी दुश्मन बड़ा अच्छा महसूस करता है, ख़ुद को बड़ा ताकतवर महसूस करने की कोशिश करता है, वार करने में आसानी महसूस करता है, क्योंकि जो जंग होती है, आप ब्रिगेडियर है, रिटायर्ड है, आप बेहतर समझते हैं कि नफसियाती जंग भी होती है। तो जब हमारे यहाँ सियासी लेवल पर इस हद तक पोलराइजेशन हो जाए, जब हमारे यहाँ सियासतदान आपस में इतनी महाजराई तक पहुँच जाए, तो आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर बनता है? और इस टाइम पे हमें देखना क्या, चले सूरत हाल तो सामने है, हमने आगे सोल्यूशन की तरफ जाना है कि हमें नतीजा क्या निकालना चाहिए, आगे में हल क्या निकालना चाहिए। तो क्या इस टाइम पे कौमी यकजहती, इससे बढ़कर सबूत देने की सबको बहुत ज्यादा जरूरत है, बड़ा मेच्योरिटी का मुजाहरा करने की जरूरत है? देखिए, सबसे बड़ी जरूरत है कि वी हैव टू टेल द वर्ल्ड कि टेररिज्म के खिलाफ पूरी कौम यकजा है, चाहे वो KPK, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध, ऑल आर ऑन वन ग्रिड। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। दुश्मन के नैरेटिव को हमने डिफीट करना है। जो नैरेटिव ये है कि जब तक वो सोच रहे हैं कि जब तक फौज मजबूत है पाकिस्तान को नुकसान नहीं हो सकता, तो वो पाकिस्तान की मुसल्लह फौज अवाम को दूर करना चाहते हैं, फौज को कमजोर करना चाहते हैं, और लिबिया, इराक, सीरिया की तरह वो अपने अज़ाइम पूरा करना चाहते हैं। सही। इसके लिए हमें पूरी कौम को इकट्ठे होना है, नंबर एक। नंबर 2, इस नैरेटिव को डिफीट करना है। और 3, उसके साथ साथ हमें ये काइनेटिक ऑपरेशन हमने करनी है जो इंटेलिजेंस बेस कर रहे हैं। सिक्योरिटी कमेटी में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी डिसाइड करें हमने अक्रॉस द बॉर्डर क्या करना है अफगानिस्तान की तरफ, वो हमने देखना है। प्रोएक्टिव पॉलिसी में अमेरिकन से क्या बात करनी है। आप वेपन एमुनिशन छोड़ के गए हैं इतना ज़्यादा, आप मंथली उनको मिलियन डॉलर की फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, विच इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट अस। और सिंगल हैंडेडली हम आपका जो छोड़ा हुआ गन वो हम आप सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी नीड देयर सपोर्ट। आप दुनिया छोड़ के चली गई है एंड वी आर फेसिंग अ ब्रंट, तो इसके बारे में वी शुड बी वेरी क्लियर नाउ। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में वो नहीं चाहते कि हम इकोनॉमिक तरक्की करें। पाकिस्तान का जो हम एक हार्ड इमेज वो देना चाहते हैं,
वो नहीं चाहते कि बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स हो, जो भी आए उसका जान माल भी सेफ हो, और ये चीजें सही। करने के लिए वो ये इस तरह की हरकतें करें जो हमने इसको लेके अब आगे चलना है। एंड वी हैव टू डिसाइड वंस फॉर ऑल नाउ, इट इज एनफ, इज एनफ। ठीक है। अच्छा, ये जो खवातीन को दहशतगर्दी में शामिल किया जा रहा है, खुदकुश बमबार खवातीन सामने आ रही हैं, ये किस हद तक अलार्मिंग है ब्रिगेड साहब आपके मुताबिक? देखें, ये जो है ना, ये एक क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इसमें औरतें, लेडीज, जो है यंग बॉयज, ऑल आर पार्ट ऑफ इट। वेर इज बलोच रवायत में अगर आपने देखा हो, वो खवातीन के पर्दा, उनका एहतराम हर लिहाज से उनका बड़ा करते हैं। इवन पश्तून का भी यही है। लेकिन जब एक पहली दफा देखा कि लड़कियों को ब्रेन वॉश, लड़कियां खुद कुछ नहीं आ रही हैं आपकी, इसी सही। तरह एक दो लड़कियों को वो ब्रेन वॉश करते हैं, वो साथ में ला लेते हैं कि हम ऑपरेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो दिखाते हैं उनको लेकर। लड़की जो गवादर में ये मारी भी गई है, वो भी आपने देखा। तो ये इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि सब, बट एक्चुअली क्या स्टोरी है कि देयर ओनली 1 or 2% जो ये इनको उनके ब्रेन वॉश किए हुए हैं, वो ये रॉ इंडियन रॉ मुसाद ये मिल के जो उनको पैसा दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, इतना खर्च, एक्सपेंसिव वेपन इक्विपमेंट दे रहे हैं। द पर्पज इज टू डिस्टेबलाइज बलोचिस्तान। ना पाकिस्तान गवादर पोर्ट बने, ना हमारा सीपैक बने, ना हम इकोनॉमिक तरक्की करें एज ए न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री, फौज स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। वी विल आउट ऑफ ठीक। द कंट्रोल ऑफ IMF वर्ल्ड बैंक। ये डिजाइन आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड। इसके लिए पूरी कौम जगजा हो जाए, फौज के साथ खड़ी ठीक हो है जाए, जी। इंशाल्लाह आप देखें एवरीथिंग विल बी राइट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे शेर अफजल मरवत साहब, आमिर मुगल साहब, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पे सड़क, बयानिया और रियासती जो रिट है ये आमने सामने दिखाई देते हैं। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देकर सियासी दर्जा हरारत को मजीद बढ़ा दिया, जबकि JUI ने भी 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया है। अब जो सियासी माहिरीन है वो ये बात करते हैं कि ये एहतजाज महज एक सियासी सरगर्मी नहीं है, बल्कि इसके असरात अमन व अमान, मईशत, हुकूमती साख और मुस्तकबिल के सियासी ढांचे तक फैल सकते हैं। असल सवाल यहाँ ये नहीं है कि एहतजाज होगा या फिर नहीं होगा, बल्कि सवाल तो ये है कि इसके नताइज किस समत में जाएंगे। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत की तारीख बताती है कि वो इस मैदान में तजर्बाकार है, मगर हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। 2014 के सियासी माहौल और आज के हालात में बुनियादी फर्क वाज़ेह मौजूद है। महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी दबाव ने आम आदमी की तरजीहात बदल के रख दी हैं। अच्छा, एहतजाज में शिरकत का फैसला अब जज्बात से ज्यादा रोजगार, खौफ और मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा हुआ है। शहरों में महदूद शिरकत मुमकिन है, मगर मुल्क गिर और मुसलसल अवामी सैलाब का इम्कान कम दिखाई देता है। अब यह भी हकीकत है कि PTI का जो वोटर है वो अब भी मौजूद है, मगर शायद वो सियासी थकन और बार बार की कॉल्स के बायस पहले जैसा मुतहरिक नहीं रहा है। इसलिए 8 फरवरी का जो एहतजाज है ये अलामती ताकत तो रखता है, मगर फैसला कुन दबाव पैदा करना एक बड़ा मुश्किल हदफ होगा। अब दूसरी जानिब रियासत के लिए सबसे संजीदा मसला एहतजाज नहीं है, बल्कि एहतजाज के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल है। अगर सड़कें बंद हुई, कारोबार मुतासिर हुआ, सरमायाकार खौफजदा हुए, तो फिर इसका बराह रास्त असर पहले से कमजोर मईशत में पड़ेगा। पाकिस्तान इस वक्त जिस मुआशी बहाली के नाजुक मरहले में है, वहाँ ऐसी बदअमनी करोड़ों का नुकसान और आलमी सतह पर मनफी पैगाम दे सकती है। हुकूमत के पास ऐसी सूरत हाल को रोकने के लिए मुमकिन तौर पर सख्त रियासती रद्द अमल, गिरफ्तारियों और रुकावटों का रिवायती रास्ता है, और दूसरा तरीका मगर महदूद एहतजाज की इजाज़त और कम से कम तसादुम का है। तो हुकूमत कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकती है? इम्कान यही है कि हुकूमत मखलूत हिकमत अमली इख्तियार करेगी, यानी पेश की इंतजामात मगर खुली महाजराई से गुरेज। अच्छा, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इस वक्त सिर्फ जो बैरूनी दबाव है उसका शिकार नहीं है, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी एक नाजुक दौर से गुजर रही है। PTI के कई जो कायदीन हैं स्ट्रीट पावर और पार्लिमानी सियासत पे इख्तलाफ का शिकार है। ये जो इख्तलाफात हैं ये बाज़ाहिर पार्टी के अंदरूनी मामलात और जमहूरियत करार दिए जाते हैं, मगर जो अक्सर एहतजाज हैं, इस तरह के जो मौके हैं, इस पर दरारें भी बाज़ी हो जाती हैं। तहरीक इंसाफ का डर ये है कि अगर 8 फरवरी का एहतजाज मुतवक्के नताइज ना दे सका तो पार्टी के लिए तवीलुल मुद्दती नुकसान का बाइस बन सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि अगर 8 फरवरी को जो वर्कर्स हैं वो घरों में कैद हो भी गए, एहतजाज भी रिकॉर्ड हो गया, तो रिजल्ट क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, क्या साबित होगा, क्या इससे रिलीफ और डायलॉग का रास्ता खुल पाएगा? ये सवाल सबसे अहम और मेरे ख्याल से इसका जवाब सबसे मुश्किल है। मसला ये है कि हुकूमत और PTI में एतमाद का शदीद फुकदान है। माजी के जो तजर्बात हैं उन्होंने दोनों को मोहताद बना दिया। तहम अगर कोई गैर जानिबदार और अहम सालिसी किरदार सामने आए तो पसे पर्दा डायलॉग का आगाज मुमकिन है, अगरचे इसका फौरी इम्कान
शायद ना हो, क्योंकि इस वक्त हुकूमत और पीटीआई दोनों की नजरें 8 फरवरी की कॉल पर टिकी हुई हैं। 8 फरवरी की कॉल ना इनकलाब लाएगी, ना फौरी सियासी फैसला होगा, मगर यह हुकूमत की ताकत, पीटीआई की अवामी गिरफ्त और हुकूमत की इंतजामी सलाहियत का इम्तिहान जरूर होगी। अब हकीकत देखी जाए तो पाकिस्तान इस वक्त तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासत अगर सड़क पर ही फैसले करने पर बाजिद रही तो नुकसान सबका होगा, हुकूमत का भी होगा, अपोजिशन का भी होगा, सबसे बढ़कर अवाम का होगा। तहरीक इंसाफ ये जानती है असल कामयाबी एहतजाज में नहीं है, बल्कि इसके बाद खुलने वाले सियासी दरवाजों पर पोशीदा है। अब सवाल ये कि क्या 8 फरवरी इन दरवाजों की कुंजी बनेगा या एक और बंद गली साबित होगा? पीटीआई 8 फरवरी की हड़ताल कामयाब बनाने के लिए किस हद तक तैयारियां कर रही है? हुकूमत की जो तैयारी है यानी हिकमत अमली इसको डील करने के लिए वो क्या होगी? क्या बानी चैन में पीटीआई से मुलाकात और रिलीफ के तमाम इम्कान 8 फरवरी के एहतजाज से मशरूत हो चुके हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आमिर मुगल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी आमिर मुगल साहब। सबसे पहले तो सर ये जो अभी वाक़या पेश आया है वफाकी दारुल हुकूमत में, इस पर आप कोई कॉमेंट करना चाहेंगे? देखें जी, आज तो दिल बड़ा अफसरदा है। मेरे शहर पे 2 महीनों में दूसरा हमला किया गया है। पहले इस्लामाबाद कचहरी पे हमला हुआ, वहाँ भी दर्जन भर के लोग शहीद हुए, और आज जो तरलाई मां बारगाह कुबरा पे हमला हुआ है, कोई 2 दर्जन से ज़्यादा की इतलात हैं। अल्लाह करे नुकसान कम से कम हो। जो ज़ख्मी है वो भी दर्जनों में है। तो आज दूसरी बार मेरे शहर पे हमला किया गया, और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि फिजा पिछले 3 दिनों से इस्लामाबाद का कोई ऐसा वर्कर नहीं या तहरीक जिसके घर की, जिसकी चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल ना किया हो। इस वजीर दाखिला ने और इसके आईजी ने और पूरे शहर की पुलिस जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ऐसे ढूंढ रही है जैसे ये कोई दहशतगर्द है, जैसे ये कोई मुल्क दुश्मन है, जैसे ये कोई खुदा न खास्ता इस्लामाबाद पे हमला करने का इरादा रखते हैं। भाई क्या इस दफा क्या एक्टिविटी है? इस दफा तो सिर्फ इतनी एक्टिविटी है कि 8 फरवरी को घरों से नहीं निकलना है। इस दफा तो कोई रोड जाम नहीं हो रहा है, इस दफा तो कोई एहतजाज नहीं हो रहा है, इस दफा तो कोई रोड बंद नहीं किया जा रहा। सिर्फ जाते हैं, पंफलेट देते हैं दुकानों में, लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप 8 फरवरी को घर में बैठे एहतजाज करें, जो इलेक्शन आपको लूटा गया। इस जुर्म में इस जालिम और किसाई आईजी ने, इस जालिम और किसाई वजीर दाखिला ने पिछले 3 दिनों से पूरी इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के पीछे लगाई हुई है। और उसका रिजल्ट क्या निकला है? आज दहशतगर्दों ने ताक के हमला किया इस्लामाबाद के दिल में, तरलाई में, इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में, और वहां पे दर्जनों लोग शहीद हो गए, दर्जनों लोग जख्मी। और ढिटाई की हद देखें कि वो वजीर दाखिला और आईजी जाके वहां पे उनकी बढ़ के सुने, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पता नहीं क्या कर देंगे। ओ भाई, तुमने तो इस्लामाबाद को लूल्हान कर दिया, तुम तो मुजरम हो इस्लामाबाद के, तुम तो किसाई हो इस्लामाबाद के, तुम तो सबसे बड़े जालिम हो इस्लामाबाद के, तुमने इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क कर दिया इस वजीर दाखिला ने और इस आईजी ने। तो बजाय इसके कि ये इस पे मुस्ताफी हों, इस पे शर्मिंदा हों, इनका कोई एहतसाब करे, आज भी इनकी बढ़ के वो देखने वाली हैं। तो मैं तो बड़ा अफसरदा हूँ जी। आज मेरे शहर को खून से नहलाया गया है, और इन जालिमों ने सफाकत। देखिए, दहशतगर्द कोई भी है, वो कहीं से भी आता है, उसका ना कोई मजहब होता है, ना कोई दीन होता है, ना उसका कोई मसलक होता है, वो सिर्फ दहशतगर्द होता है। उसका निशाना मस्जिद भी होती है, उसका निशाना इमाम बारगाह भी होती है, उसका निशाना मंदिर भी होता है, उसका निशाना गुरुद्वारा भी होता है, उसका निशाना चर्च भी होता है, उसका निशाना सिविल लोग भी होते हैं, उसका निशाना हमारी आर्म फोर्सेस भी होती हैं, उसका निशाना हमारी पुलिस भी होती है। तो दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का कोई मसलक नहीं होता, दहशतगर्द का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मैं दहशतगर्द का तो शायद मेरे ख्याल से मुगल साहब इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं होता ना, मजहब तो बाद में आते, पहले तो इंसान होते हो ना, तो इंसान भी कहलवाने के लायक नहीं है, कोई उसका ताल्लुक नहीं होता। आज के जैसे ही मुझे पता चला जुमे की नमाज के वक्त ये धमाका हुआ, हमने फौरी तौर पे, जाहिर है हमारा परसों एहतजाज है, हमने फौरी तौर पे सियासी सरगर्मियां रोकने का ऐलान किया। तमाम कारकुनान को गुजारिश की है, हॉस्पिटल्स में पहुंचे, जाके वहाँ पे जख्मियों को खून दें, उनकी मदद करें, शुहदा के लवाहिकीन के साथ हमदर्दी करें, उनका कफन दफन का एहतमाम करें। आज मेरा शहर सोगवार है, आज इस्लामाबाद सोगवार है। पूरा इस्लामाबाद की आवाम में सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं करता, वहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, सारी जमातों के लोग मौजूद हैं। हम अपने शुहदा के साथ खड़े हैं, हम अपने जख्मियों के साथ खड़े हैं, उनके लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, हम इस्लामाबाद के साथ खड़े हैं। ठीक है मरवत साहब, मेरे ख्याल से मैं आपका भी इस पर कमेंट लूंगी, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, सियासी मामलात की तरफ जाते हैं। अभी जो दहशत गर्दी की लपेट दोबारा से उठ रही है, ये लहर जो उठ रही है,
आपको क्या समझ आ रही है इस पे? हमारे जो तमाम सियासी जमातें हैं, इनको इख्तलाफात को पसे पुश डाल के कौमी यकजहती का मुजाहरा करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ख्याल से जब हम तमाम सियासी जमातें इकट्ठे होंगे तो दुश्मन को भी एक पैगाम जाता है कि हम कमज़ोर नहीं हैं और हम सब इकट्ठे हैं, हम एक पेज पर हैं। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने दावत दी। आपकी इंट्रो मैंने सुनी और थोड़ा सा जो है मैं इस हवाले से जरा अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूँ। दहशतगर्दी पे भी आपने बात की, सियासी एक्टिविटी भी बात की। 1 लाख सिविलियन जो हैं इस दहशतगर्दी की जंग की भीड़ चढ़ चुके हैं। हजारों से ज्यादा खुदकश धमाके हो चुके हैं। कितने बच्चे, जवान, बुजुर्ग शहीद हो चुके हैं। खलूसी दिल से पाकिस्तानी होने का किरदार अदा नहीं करेंगे। आज ये जो दहशतगर्दी हुई है, जो इस्लामाबाद लौलान है, तो पहली बात तो ये है कि एसओपी बना हुआ है कि तमाम मजहबी इज्तिमाआत, नमाजगाह या चर्च, गुरुद्वारे या जो इमाम बारगाह हैं, कम अज कम 5 पुलिस लोगों के मोर्चा जन होके बुलेट प्रूफ पहन के वहां उन्होंने गार्ड करना है। तो ये किधर थे? नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि इतने सेफ सिटी के कैमरे हैं, हर जगह पे आपने लोगों को रोक के तलाशियां ले रहे होते हैं। अफगानिस्तान से खुदकश इधर तरलाई तो पहुंच गया, वो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। पीटीआई के लोगों को उठाने की बात आ जाए तो घर उनके मालूम होते हैं। सारा दिन आपकी तरजीहात यही है कि पीटीआई के लोगों को जो है उठाएं और मारें और पीटें। वही दहशतगर्दी जो है। और आपने कहा कि सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी फिर नहीं करेगा अगर सियासी कुव्वत पीटीआई एहतजाज न करे। 8 फरवरी का एहतजाज बुनियादी हक है, और अगर एहतजाज गुनाह कबीरा है जिससे रियासत की मईशत बैठ जाती है, जिससे रियासत की सियासत का तवाज़ुन खराब होता है, तो फिर तो दुनिया की किसी मुआशरे में जुल्म और जबर के खिलाफ उस मुल्क के शहरियों का एहतजाज का हक ही तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। और सरमायाकारी इस पाकिस्तान में कौन कर रहा है? आपका देखिए मुल्क के हालात कैसे होते जा रहे हैं। जो पिक्चर आप पोर्ट्रे कर रही हैं वो पिक्चर की तस्हीर होनी चाहिए। कितने बच्चे और कितने जवान और कितने बुजुर्ग जो हैं आज के वाक़े में शहीद हुए, उनका कसूर क्या था? सिर्फ एक कि वो पाकिस्तानी थे। दुनिया भर में किस मुल्क में 26 साल जो हैं हजारों दहशतगर्दी के वाकयात के बावजूद भी। मरवत साहब, आप एक बात से एग्री करेंगे, ये जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, हमारा जो हमसाया मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, जिससे हमारी कामयाबी, हमारी कोई भी चीज़ हजम नहीं होती है, हिंदुस्तान जो आए दिन हमारे मुल्क में इस तरह की वारदातें करवाने की कोशिश करता है। आप अगर केपीके की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की बात कर लें, वहाँ पे जिस तरह की गिरोहों को, तंजीमों को यूज़ किया जाता है, उनके माइंड को कैसे पोल्यूट किया जाता है, ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कहाँ से फंडिंग आती है, उन लोगों का क्या एजेंडा है, वो हमारे मुल्क में क्यों फूट डलवाना चाहते हैं। खुलेआम वहाँ पे बैठ के उनके नेता, उनके लोग, उनके प्रधानमंत्री, उनके प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं, साजिशों को बाकायदा मीनों तस्लीम करने की बातें करते हैं। वो क्या चाहते हैं वहाँ पे, किस तरह फंडिंग की जाती है, वहां पे लोगों को, गिरोहों को इस्तेमाल किया जाता है, लोगों की महरूमियों का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, उनके माइंड को पोल्यूट किया जाता है। तो आप मुझे बताएं कि उसमें आपको कौन कसूरवार दिखाई देता है? हमारा जो दुश्मन है वो जाहिर बात है बड़ा बेगैरत है, वो तो ये कोशिशें करता चला जाएगा। उसमें हमें कौमी यकजहती का मुजाहिरा करने की इस मौके पे हद से ज्यादा कितनी जरूरत है कि हम आपस में तो एक हो ना, कि कोई तोड़ने की जरूरत ना कर सके। बचपन में हम लकड़हारे की एग्जाम्पल दिया करते थे, एक हम कहानी सुनाते होते थे, आपने भी बच्चों को सुनाई होगी कि लकड़हारा होता है, उसको लकड़ियां दी जाती हैं, एक बाप होता है वो बच्चों को लकड़ियां देता है, जब इकट्ठी करके देता है वो नहीं तोड़ सकते, अलग अलग करके देता तोड़ देते हैं। देखिए डॉक्टर साहबा, यकजहती इससे क्या कम ही हो सकती है। जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो पीटीआई जो है तमाम जुल्म, जबर और बर्बरियत के बावजूद रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। यकजहती इससे क्या मजीद हो सकती है? कल ही परसों एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, पीटीआई कहाँ पे खड़ी है, कितना मतलब है इसके साथ जुल्म, जबर और लाकानूनियत हो रही है, फिर भी उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी पर एक प्लेटफॉर्म पे हैं। यकजहती तो है ना। पाकिस्तान का कौन सी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है सॉरी, मैं आपकी बात, माजरत के साथ मैं आपकी बात को काट रही हूँ, मैं मुगल साहब का भी इस पे कमेंट ले रही हूँ। मेरा कहने का हरगिज मतलब नहीं है कि पीटीआई इस बात में साथ नहीं खड़ी हुई है। कौन होगा जो साथ नहीं खड़ा होगा? आपके मुल्क में अगर कोई दहशतगर्दी पे हमला करेगा तो हर बंदा अपने मुल्क के साथ ही खड़ा होगा।
दहशतगर्दी का जो फितना है उसी को जवाब दे रहा होगा, उसी पे तनकीद कर रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसकी वजह से दुश्मन को भी शय मिलती है, उस सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से आपका कमेंट चाह रही हूं मैं। वो सियासी अदम इस्तेहकाम पीटीआई तो नहीं लाई है, पीटीआई का तो मैंडेट उड़ाया गया। पीटीआई को जो है 26 और 27वीं तरमीम के जरिए इंसाफ से महरूम किया गया, पाकिस्तानियों को महरूम किया गया, लोगों को जबरदस्ती पकड़ के प्रेस क्लब में ले जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई पीटीआई को छुड़वाने की। ये पीटीआई के सियासी अदम इस्तेहकाम तो इन चीजों से पैदा हुआ है। लोगों ने वोट किसको दिया, अपने हुक्मरान किनको बना दिया, सियासी अदम इस्तेहकाम तो आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जी, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आमिर मुगल साहब। अभी 8 फरवरी की जो तैयारियां हैं, क्या कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? अगर ये हड़ताल कामयाब हो जाती है उसके बाद आप लोग कौन सा नतीजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तवक्कुआत हैं कि 8 फरवरी की अगर हड़ताल कामयाब होती है तो उसके बाद जो आप लोगों का जो मसला है कि जी मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उसका रास्ता खुल पाएगा? देखिए, मैं डॉक्टर साहबा आपकी बात का जवाब देने से पहले आपने जो हमारे एजेंसीज को क्लीन चिट दिया इन धमाकों में, मैं उस पर थोड़ी बात करना चाहूंगा। देखिए, बात ये है पहले माजरत साहब की बात से पहले जरा मैं भी थोड़ी सी बात ऐड कर दूं कि मैं कौन होती हूँ किसी को भी क्लीन चिट देने वाली? हु एम आई? आपने दिया, मैं तो सवाल उठा रही हूँ, मैं एक सहाफी हूँ ना, मैं एक टीवी प्रेजेंटर हूँ ना, मैं किसी को क्लीन चिट दे रही हूँ ना, मैं किसी पे कोई इल्जाम लगा रही, मैं सिंपल सवाल उठा रही हूँ। आपने राय दिया ना, आपने राय दिया, मैं तो उसमें राय दे सकता हूं। आमिर एक मिनट मुझे कहने दें, आपने मैं कौन होती हूँ सिक्योरिटी दारों को क्लीन चिट देने वाली? हम तो सवाल उठाते हैं। डॉक्टर साहब आपने अपनी इंट्रो में सारे नताइज खुद दे दिए, फिर मेहमान की राय लेने का क्या फायदा? आपने जिसको जिम्मेदार ठहराना। मरवत साहब, मैं आपकी गुजारिश करती हूँ कि पिछले 10 मिनट से आप बात कर रहे थे, जब ये यूट्यूब पे प्रोग्राम अपलोड होगा तो लोग जाके देख लेंगे कि मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अगर मैंने इंट्रो में अपनी राय दी है तो इंट्रो देखिए, इंट्रो पढ़ना मेरा राइट है, इंट्रो पढ़ना मेरा राइट है, हमारी टीम की मेरी तैयारी होती है, वो पढ़ना मेरा राइट है। उसके बाद हम आपका ही राय लेते हैं और प्रॉपर मैंने आपको टाइम दिया। जी मुगल साहब की राय लेने। जी BLA वाले आके हमारे 12 शहरों पे एक वक्त में एकदम हमला करते हैं, हमारे दर्जनों फौजी जवानों को या दर्जनों हमारे पुलिस वालों को शहीद करते हैं, हमारे वहां पे बैंक को लूटते हैं, बैंकों को तबाह करते हैं, हमारे ACDC को अगवा करते हैं, उनको गोलियां मारते हैं। नहीं तो आमिर मुगल साहब, जो BLA वाले, एक मिनट, ये BLA हो गया, BLF हो गया, एक मिनट ठहरे, क्या ये हमारे मुल्क में नहीं रहते? हमारे मुल्क में रह के इस्तेमाल हो रहे हैं ना दुश्मन के हाथ में, ये इंडिया से तो नहीं आ रहे ना। तो क्या हम इल्जाम नहीं लगाते कि इंडिया इनको ट्रेनिंग देता है? कि हम इल्जाम नहीं लगाते? इंडिया ट्रेनिंग देता है, इंडिया इनकी फंडिंग करते हैं, जिसका सबूत इंडिया के अपने बयान आते हैं। 12 शहरों पे वो इकट्ठे हमला करते हैं, उनको आगे होस्टेज बना लेते हैं, ACDC को अगवा कर लेते हैं, रोजाना हमले होते हैं, रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, रोजाना। तो फिर ऑपरेशन पे एतराज किसको है मुगल साहब? जब ऑपरेशन की बात आती है तो क्यों कहा जाता है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, दहशतगर्दों से भी बातचीत होनी चाहिए? सुन ले 1000 ऑपरेशन के बाद भी जब हम कहते हैं सारे ऑपरेशन कामयाब हो गए हैं, दहशतगर्द सिर्फ 1500 हैं, दहशतगर्द नाकाम नामुराद हो गए हैं, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। आज मेरे शहर में दर्जनों लोग शहीद हो गए, मेरे शहर में दर्जनों लोग जख्मी हो गए, अपाहज हो गए, औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। क्या मैं सवाल भी ना करूं? मेरे खून में मुगल साहब, आप लोग मेरे इंट्रो के पीछे पड़ गए हैं। मुझे नहीं छोड़ दें उसको। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, इंट्रो में सवालात उठाए हैं, मैंने ना किसी को क्लीन चिट दी है, मैंने खुद पहले कहा कि मैं क्लीन चिट देने वाली होती कौन हूं? Who am I? नहीं, आपने दे दिया, हमारी राय तो ले लेना उस पे। अब हमारी राय तो उस पे ले लेना। देखिए मुगल साहब, अगर आपकी राय हमने ना लेनी होती तो आप मेरे प्रोग्राम में क्या बैठ के इस टाइम पे राय दे रहे होते? और जाके जरा देख लीजिएगा, रिपीट में भी देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी, कि आपकी राय में से कुछ नहीं कटेगा, जो आप बोल रहे हैं एज इट इज ये आपको नजर आएगा स्क्रीन पे। अच्छा, अब आए आप 8 फरवरी पे आप कह रही हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब आपने अवाम का मैंडेट लूट लिया, अवाम की राय लूट ली, अवाम का हक जो उन्होंने दी, एक उन्हें वो 5 साल बाद हक मिलता है कि हम ये कहें कि कौन हम किसको हक के हुक्मरानी देते हैं, कौन हम पे हुकूमत करेगा। जब आपने वो हक भी लूट लिया, फिर आप कौन सा पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ढूंढ रहे हैं? आप कौन सी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान में? जब आप कराची से खैबर तक लोगों का इंतखाब का हक लूट लेंगे, मैंडेट लूट लेंगे, फिर मुल्क में अनरेस्ट होगी, फिर मुल्क में मुजाहरे होंगी, फिर मुल्क में धरने होंगे, फिर मुल्क में एहतजाज होंगे। अब गोलियां मार 21 नवंबर की तरह
आप गिरफ्तार करें, सुन लेना, आप गिरफ्तार करें, आप हमें अगवा करें, आप हमारे चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करें, और फिर आप कहें कि आप मुल्क में रेस्ट चाहते हैं, आप कहते हैं मुल्क में इस्तेकाम हो जाए, मुल्क में सियासी तौर पे मुल्क स्टेबल हो जाए, मुल्क आगे चले। मुल्क नहीं चलेगा। 8 फरवरी को हम करने जा रहे हैं कि आप घरों में बैठे, गाड़ी बंद करें, मोटरसाइकिल बंद करें, साइकिल बंद करें, गधा घोड़ा रेड़ा बंद करें, आप अपना शटर डाउन हड़ताल करें, घर में बैठे एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 8 फरवरी पे एहतजाज खत्म हो जाएगा। ये एहतजाज शुरू है 9 अप्रैल 2022 से, जब इमरान खान की हुकूमत को गलत तरीके से अमरीकी वहां पर सिंध हाउस में बुला के लोगों को पैसों की बोरे और वो भर भर के दिए गए, और जिस तरीके से अदम एतमाद लाई की, फिर जिस तरीके से हमारा इलेक्शन लूटा गया, इसके खिलाफ ये एहतजाज उस 9 अप्रैल से जारी है डॉक्टर साहिबा, और ये उस वक्त तक जारी रहेगा। हम बार बार धरने देंगे, हम बार बार मरवत साहब, चलिए मरवत साहब, आप अक्सर प्रोग्राम्स में बैठ के बात करते हैं, ठीक है मुगल साहब, अगर आप इजाजत, मरवत साहब आप मेरे प्रोग्राम में, बाकी प्रोग्रामों में भी अक्सर बैठ के बात करते हैं स्ट्रैटेजी के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से, कि पीटीआई की हिकमत अमली पे आप अक्सर सवाल उठाते हैं, प्लानिंग पे सवाल उठाते हैं। अब ये जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, आप बड़े ज़ीरक सियासतदान कह दूं अगर, मेरे ख्याल से, आपकी इजाजत से, आपका एक तजर्बा है, आप पीटीआई में रह के आपने देखा और आप अक्सर बात करते हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर, तो आपको लगता है कि 8 फरवरी की हड़ताल से कुछ निकलने वाला है? इस बार इनकी प्लानिंग अच्छी है, जो ये सोच रहे हैं उस तरह के नताइज जो ये अकस करके बैठे हैं, ये अचीव कर पाएंगे, अपने इनकी तवक्कुआत पे पूरे उतर पाएंगे? देखिए, 8 फरवरी से मेरी तवक्कुआत कामयाबी की वाबस्ता नहीं है। 8 फरवरी जो है, जिस अंदाज का एहतजाज और जो स्ट्रेटजी इनकी है कि जनाब रोड यानी पहिया जाम होगा और शटर डाउन होगा, इससे क्या हासिल होगा? चलें जी, ये कामयाब भी हो जाए तो 8 फरवरी की रात को क्या हो जाएगा? देखिए, खान और पीटीआई की निजात ऐसे एहतजाजों में नहीं है। पीटीआई और खान की निजात एहतजाजी तहरीक में है। जो खान कमीशन था, बयानिया था जी, कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बालादस्ती और हकीकी आजादी, ये चीजें जो हैं वो सुगड़ गई है। आप जो है जान छुड़ाने के लिए आपने 8 फरवरी का कह दिया कि जनाब पहियाजाम करो, पहियाजाम हो गया तो ठीक है, जिसका न होने का बड़ा इम्कान है। और अगर बिलफर्ज नाकाम हो जाती है, आप दावा कर देंगे जी पाकिस्तान बन रहा। देखिए, पाकिस्तान बंद तब होगा, अभी आमिर मुगल साहब ने बात की कि हम पंफलेट देने गए, ये तरीके होते हैं। घर घर जाएं, खरिया खरिया जाएं, चौक पे जाएं, आवाम को आप मोटिवेट करें। ये तो आज मुझे पता चल रहा है, जब एक दिन के बाद ये एहतजाज हो रहा है कि कहीं इस्लामाबाद में ये एक्टिविटी हो रही है। लेकिन बाकी जो है, ये 8 फरवरी का एहतजाज सबसे आसान तरीका एहतजाज यही होता है जिसमें आपने जलसा नहीं करना होता है, आपने खर्चा नहीं करना होता है, आपने मोबिलाइजेशन नहीं करनी होती है। आमिर मुगल साहब ने कहा था कि 8 फरवरी को तो हम घरों के अंदर बैठे हो, तो लिहाजा ये बेसिकली, और 8 फरवरी को 2 माह यानी 2 महीने एडवांस इन्होंने 8 फरवरी रखा, 2 महीने का वक्त जारी किया। 8 फरवरी के बाद फिर ईद के बाद कोई जलसा मुल्तान या फैसलाबाद या कहीं पर रख लेंगे। इन चीजों से आपके खान की रिहाई किस तरह मुमकिन है? यानी वो जो एहतजाजी तहरीक चलानी है, जो पाकिस्तानियों को अपने उठाना है, मुझे 8 फरवरी के एहतजाज से कोई मुस्बत नताइज बरामद होते नजर नहीं आ रहे हैं। और मैं ये भी मौसूफ से कह रहा हूं कि 8 फरवरी का एहतजाज जो है वो उस अंदाज में भी कामयाब नहीं होगा जिसका दावा किया जा रहा है। तो ये मरवत साहब, ये जो 8 फरवरी के एहतजाज के लिए पीटीआई मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान जो तय होने वाली मुलाकात का बताया जा रहा है, क्या किसी किस्म का ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है? को मुश्तरका एहतजाज, ज्यादा प्रेशराइज किया जा सके गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ आप समझ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मगालता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पूरे पाकिस्तान में इससे ज्यादा कमिटेड वर्कर किसी पार्टी के पास नहीं है, और इतने ज्यादा तादाद में लोग किसी पार्टी के पास नहीं है। बजाय इसके कि अपने बाजुओं पे, अपने मसल पे इन्हिसार करें, ये कभी एक के पीछे भागते हैं, कभी दूसरे के पीछे भागते हैं, कभी जरा अपने ऊपर भी तो एतमाद करके और अपने ही मसल दिखा। तो मौलाना फजल रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा में और जिधर भी इलेक्शन हुए हैं हमारे बाद रनर अप आए हैं। सबसे ज्यादा सियासी नुकसान जो है पीटीआई ने जेयूआई को दिया है। और ये अगर पीटीआई का जितना भी नुकसान होता है सियासी तौर पे, जितने भी इसकी मकबूलियत में या
इसके राह में रोड़े अटकाए जाते हैं, उसका फायदा तो डायरेक्ट JUI को हो रहा है। तो किसने ये इनको बताया कि मौलाना साहब तर्स खाकर आपका साथ देंगे? जब 26वीं आईनी तरमीम पे उन्होंने हुकूमत का साथ दिया, तो उसी वक्त जो है PTI के ताबूत में तो उन्होंने कीलें ठोंक दी थी। ये अदलिया जो है आज जो कोई जायज रिलीफ PTI को नहीं दे सकती है, ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम का तो इमीडिएट नतीजा है। तो लिहाजा मौलाना फजल रहमान ठीक है साहब जी। एहतजाज अगर 8 फरवरी को करते भी हैं, तो वो उनका बेसिकली मौलाना साहब ये बताना चाहते हैं कि आए मुकाबला करें, मेरा एहतजाज भी देखे और PTI का भी देखे। और मुझे ये नजर आ रहा है कि मौलाना का एहतजाज जो PTI की निस्बत ज्यादा कामयाब होगा, क्योंकि PTI के पास स्ट्रेटेजी ही नहीं है। चलें जी मुगल साहब, आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी नहीं है। मरवत साहब के मुताबिक मौलाना साहब अगर एहतजाज करते हैं, उनका एहतजाज किसी हद तक कामयाब हो जाएगा और आप लोगों से ज़्यादा कामयाब हो जाएगा। आपके क्लोजिंग रिमार्क्स भी मुझे चाहिए, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। कमेंट भी कर दें, मरवत साहब की किसी बात में कुछ ऐड ऑन करना है कर दीजिएगा। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि बतौर अपोजिशन मौलाना को हमारे साथ होना चाहिए था, क्योंकि उनका हमारा ये मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को मैंडेट लूटा गया और उन्होंने तो नाम लेके बताया कि बलूचिस्तान में किस किस ने कितने कितने पैसों के मैंडेट लूटा। लेकिन ये बदकिस्मती ठीक है है जी। कि मौलाना हमारे साथ नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो एहतजाज है, ये देखिए हम एक बड़े फेज से निकले हैं। आज से 15 माह पहले तहरीके इंसाफ पे गोलियां बरसाई गई, हमारे 1 दर्जन से लोगों को शहीद किया गया, हमारे बेशुमार लोग अगवा हैं, 15,000 लोग हमारे कारकुनान जेलों में हैं। तो तहरीके इंसाफ एक फेज से गुजरी है, हमारे लिए कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। मैं मरवत साहब को पता है, मैं तकरीबन 1.5 साल से मैं अपने घर नहीं जा सका। मेरे ऊपर 60 पर्चे हैं, रेंजर्स के कत्ल का पर्चा, कांस्टेबल के कत्ल का पर्चा, और मेरे ऊपर डायरेक्ट कत्ल डाले गए हैं। मैंने उसके बावजूद अभी इस्लामाबाद में कुछ दर्जन से ज्यादा जगहों पे पम्फलेट तकसीम किया है, दर्जन से ज्यादा जगहों पे मैंने वॉल चेकिंग किया है। मेरे साथ सारे कारकुनान कर रहे हैं। हर एक कारकुन के घर पे छापा मारा जा रहा है, किसी की टांग टूटी है, किसी का बाजू टूट, किसी के बहनों बच्चों को अगवा किया गया है। बेशुमार कारकुनों पे दर्जनों सैकड़ों पर्चे हैं। तो इन हालात में 15 माह बाद जब तहरीके इंसाफ को गोलियां मारी गई, हमारे 14 से 15 कारकुन जहां भाग हुए, जिनके जनाजे पड़े हैं, मरवत साहब भी उनके जनाजों पे गए हैं। उसके बाद तहरीके इंसाफ को दोबारा मैदान में ग्राउंड पे आने और दोबारा से पांव जमाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। हम आम हालात से नहीं गुजरे। पाकिस्तान में किसी किस्म के एहतजाज की इजाजत नहीं है, पाकिस्तान में किसी किस्म के इख्तलाफ की इजाजत नहीं है। आपको उठा लिया जाता है, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है और पुलिस पे हमलों के झूठे पर्चे दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान में किस मतलब देखिए ना, जिस तरह मनोहर साहब ने कहा 26वीं 27वीं तरमीम करके इन्होंने अदलिया भी फतह कर ली, उससे पहले इन्होंने 8 फरवरी को पार्लिमान फतह कर लिया। न्यू नॉर्मल हो चुका है अगवा करना, झूठे पर्चे देना। आप रोड पे जाएं, आप पे दहशतगर्दी का पर्चा हो जाता है। मैं मुझे सियासत में 18 साल हो गए भाई, हम हजारों दफा रोड पे गए हैं। और अब तो मैं डॉक्टर साहब आपको इतनी अजीब सी बात बताऊं, अब एक टोटल झूठी FIR भी दे दी जाती है। लेट्स सपोज आज तहरीके साहब को फिक्स करना है और आज तहरीके साहब ने कोई भी एक्टिविटी नहीं की, एक जली FIR दे देंगे कि उधर से 50-100 लोग निकले हैं, आमिर मुगल की क़यादत में उन्होंने एक एहतजाज किया बाराकोक में। एहतजाज सिरे से होगा ही नहीं, आमिर मुगल बाराकोक गया भी नहीं होगा। तो एक FIR बना के फिर उसमें 100-200 लोग पकड़ लिए जाते हैं। तो इन हालात में मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ने जो जिम्मेदारी दिया महमूद खान अचकजई को, अल्लामा राजा नासिर वाह साहब को और सलमान अकरम साहब को, बेहतरीन इस वक्त मौजूदा हालात के मुताबिक वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये एक स्टेप है। ये जो 8 फरवरी को हम पहिया जाम या शटर डाउन कर रहे हैं, ये एक स्टेप है। इससे मजीद स्टेप होंगे। सुहेल अफरीदी ने जिस तरह कराची में अवाम को मोबिलाइज किया है, लाहौर में किया है, KPK में कर रहा है, एक तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम दोबारा रोडों पे होंगे, सड़कों पे होंगे, अपने एहतजाज के लिए, अपने हक के लिए, इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, इमरान खान को दोबारा रिहा करवाने के लिए, और दोबारा मुल्क में आइन और कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया की बालादस्ती के लिए हम रोडों पे होंगे, धरने देंगे, एहतजाज करेंगे, हम रैलियां निकालेंगे, हम सब कुछ करेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया। वक्त ऑलरेडी ओवर हो गया, ठीक है, ऊपर हो गया टाइम, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों के वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।